हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे SCMPE CA फाइनल न्यू कोर्स का टेस्ट नंबर 2। इससे पिछली वीडियो में हमने टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करा था। तो टेस्ट के साथ साथ हम ये भी डिस्कशन करते जाते हैं साथ में कि एग्ज़ाम में हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए या फिर किसी केस स्टडी को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप ये वीडियो को पूरा देखें और आपको ये इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। CNB Oil Limited, an Indian oil company, is the leading manufacturer of all streams of oil and engaged in refining, processing capacity 50 MMTPA of crude oil। MMTPA का मतलब मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, मतलब एक मेजर होगी एक तरह से। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस एंड petrochemicals. The company has higher caliber employees, sophisticated technologies and leading edge R&D. By venturing itself into renewables and the nuclear energy, CNB has grown and evolved itself from a pure petroleum refining and marketing company to a full-fledged energy company. मतलब पहले ये कंपनी पेट्रोलियम को रिफाइन करने का काम करती थी मेनली, बट अभी इसने न्यूक्लियर एनर्जी में भी काम स्टार्ट कर लिया। अभी ये फुल फ्लैश्ड एनर्जी कंपनी बन चुकी है। ड्यू टू गवर्नमेंट्स न्यू इन्वायरमेंटल पॉलिसी, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ईयरली फॉर द प्रिस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज पोल्यूटिंग इन्वायरमेंट सब्सटेंशियली, अदरवाइज वुड बी पेनलाइज्ड। मतलब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक इन्वायरमेंट की पॉलिसी की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर कोई भी नहीं मतलब इंडस्ट्री नहीं देगी तो उसको पेनलाइज करा जाएगा। एनर्जी सेक्टर ऑल्सो falls in these prescribed industries. CNB has already taken initiatives to control air pollution and water pollution, like use of low sulfur fuel oil in boilers and heaters, and NOx burners to minimize gas emission, network of underground sewers for segregated collection of various wastewater streams for wastewater management. However, while preparing and analyzing environmental report, Mr. KV Sharma, CEO, is not happy with high environmental cost in terms of waste. Waste में क्या क्या? Oily, chemical, biological sludge, scrap, batteries, e-waste, chemical containers, effluents, etc. Raw material consumption, water consumption, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इसमें पूरा इन्होंने क्या बोला कि वैसे तो जो कंपनी है वो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। लो सल्फर फ्यूल ऑयल के बॉयलर्स यूज़ कर रही है, एनओएक्स बर्नर्स यूज़ कर रही है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मतलब इन्वायरमेंट को कम पोल्यूट करती हैं। तो कंपनी पहले से स्टेप्स ले रही है वैसे तो, बट जो इनका CEO है मिस्टर KV शर्मा, वो मतलब इस चीज़ से खुश नहीं है कि जो कंपनी वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, पहले तो कंपनी की काफ़ी हाई इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। किस चीज़ के कारण? मतलब जो CEO है वो खुश नहीं है इस कारण से कि इन्वायरमेंट की कॉस्ट काफ़ी हाई है। वो इन्वायरमेंट की कॉस्ट किन कारणों से हाई है? बिकॉज ये वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। वेस्ट में क्या क्या आएगा? ऑयली, केमिकल, बायोलॉजिकल स्लज, स्क्रैप बैटरीज, ई वेस्ट, केमिकल कंटेनर्स, इन्फ्लुएंट्स एटसेट्रा। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इन सारे पॉइंट्स के कारण इन्वायरमेंटल कॉस्ट इनको काफ़ी हाई पड़ रही है। और इसी बात से जो CEO है KV शर्मा वो खुश नहीं है। He raised his concern with board of directors and they have decided to appoint you as an environmental management accounting expert to manage environmental cost। तो उन्होंने हमें बोला कि आप इन्वायरमेंटल कॉस्ट को हमें मैनेज करके दो। ठीक है, उसके बाद है अप्लाई इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन CNB टू मैनेज इन्वायरमेंटल कॉस्ट। तो अभी इसका आंसर डिस्कस करेंगे। पूरी मतलब केस स्टडी को अगर कंसाइज करके हम बोलें, इन्होंने क्या बोला कि एक कंपनी है जो पेट्रोलियम का काम कर रही है। ठीक है, साथ में उसने जो न्यूक्लियर पावर का भी काम स्टार्ट कर लिया। अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है जिस कारण से इसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट की एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जिसके अंडर ये कंपनी भी आती है। मतलब कंपनी को भी ये रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। जो कंपनी का CEO है मिस्टर KV शर्मा, उसको इस चीज़ से खुश नहीं है कि हमारी कंपनी की इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है। और जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट हाई है वो किन कारणों से है, उसने क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा था
वेस्ट वगैरह। तो इसी पॉइंट पे ही हमारा जो आंसर होगा केस स्टडी का वो सारा डिपेंड करेगा, बिकॉज उन्होंने बोला कि हाई इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दीज। तो इन्हीं को टैकल करने के लिए ही हमें वो बोल रहे हैं केस स्टडी में, इन्हीं को टैकल करके आप हमें इन्वायरमेंट की कॉस्ट को कंट्रोल करके दो। फर्स्ट पॉइंट हमारा वेस्ट आ गया, उसके बाद वेस्ट में ये चीज़ें आ गई, ठीक है। आगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गया, वाटर कंजम्पशन आ गया, एनर्जी आ गया एंड ट्रांसपोर्टेशन आ गया। इसी के बेस्ड हमारा आंसर होगा। Environmental management accounting is process of collection and analysis of the information relating to environmental cost for internal decision making। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब ये एक तरह की डेफिनेशन है ईएमए की, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसका मीनिंग जैसे ईएमए इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट कॉस्ट फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग। मतलब ईएमए एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं ताकि हम इंटरनल डिसीजन मेकिंग अपनी कर सकें, ठीक है। ईएमए आइडेंटिफाइज एंड एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट related activities and seek to control these costs. In CNB, during refinery operations, wastewater, fugitive emissions, flue gases and solid waste are generated. Due to this excess waste and gas emission, environmental cost rises. Scarce natural resources should be used in such a way so that their consumption is substantially optimized. In order to cut back environmental cost, EMA can be applied as follows. तो इस पैराग्राफ में इन्होंने सिर्फ ये बोला कि जो कंपनी है उसकी काफ़ी ज़्यादा है इन्वायरमेंटल कॉस्ट, बिकॉज वो काफ़ी सारे जो पोल्यूटिव्स हैं वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो इसको हम टैकल कैसे करेंगे, नीचे लिखे हुए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेस्ट, वहीं से उठाया जो मैंने आपको बोला था कि इन्हीं पॉइंट्स पे ये सारा आंसर डिपेंडेड है, ये जो बोला था, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा वेस्ट। CNB should measure, manage and monitor waste from operations in order to minimize impact on people and environment. Mass balance approach can be used to determine how much material is wasted in the production, whereby the weight of materials bought is compared to the product yield. From this process, potential cost savings may be identified. ये बोल रहे हैं कि वेस्ट को मेज़र करने के लिए आप मास बैलेंस अप्रोच लगाओ। इसमें क्या करते हैं, हम जो भी हमने इनपुट लिया उसके मास को कंपेयर करते हैं जो भी हमारा आउटपुट आया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हम कितना वेस्ट कर रहे हैं। इन CNB, वेस्ट आर ऑयली, केमिकल, बायोलॉजिकल स्लज, स्क्रैप बैटरीज, ई-वेस्ट, केमिकल कंटेनर्स, इफ्लुएंट एटसेट्रा. Waste generated in operations is either treated within the premises or disposed through approved waste treatment, storage and disposal facilities. ये सारा पॉइंट इन्होंने यहाँ तक क्वेश्चन से उठाया। जो वेस्ट के साथ लिखा था ब्रैकेट में कि वेस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये क्वेश्चन में लिखा था, तो यही सारी चीज़ें इन्होंने आंसर में कॉपी कर दी, ठीक है। Waste generated in operations is either treated within the premise or disposed through approved waste treatment, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़। या तो आप विद इन द फैक्ट्री, विद इन द प्रीमाइसेस ही उसको ट्रीट कर दो वेस्ट को, या फिर एक अलग से फैसिलिटी लगाओ जिसमें वेस्ट को ट्रीट करा जाए। टू अवॉइड द यूजेज ऑफ केमिकल ड्रम्स कंटेनर्स इन लार्ज क्वांटिटी, सेपरेट स्टोरेज टैंक्स कैन बी क्रिएटेड फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ एडिटिव्स और टू रिड्यूस द ड्रम प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल। हमें बोला था कि वेस्ट में क्या है, केमिकल कंटेनर्स, जो हम केमिकल खरीदते हैं उनके कंटेनर्स, ये भी हमारे वेस्ट जाते हैं। तो ये उसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं कि इसको आप क्या करिए, टैंक्स बना लीजिए अपनी प्रीमाइसेस में, टैंक्स, ठीक है, सीमेंटेड टैंक्स या फिर लोहे के टैंक्स या फिर कैसे भी टैंक्स बना लीजिए, उसी में चीज़ को स्टोर करिए ताकि आपको इन कंटेनर्स को खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। इससे आपकी कॉस्ट भी बचेगी और इन्वायरमेंट भी इससे, मतलब इन्वायरमेंट की जो हम पोल्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, वो भी बचेगा। फर्दर, रिफाइनरीज इन ऑपरेशन शुड बी अपग्रेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मिनिमाइज वेस्ट। ये एक ही लाइन में उन्होंने सारा ही बोल दिया कि जो भी आपके ऑपरेशंस हैं, जो भी आप वहाँ पे मतलब रिफाइन कर रहे हो ना, वो अपनी प्रोसेस को आप अपग्रेडेड रखो। मतलब अगर कोई अपडेशन आ रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है अगर कोई, तो साथ के साथ वो करते जाओ ताकि आप वेस्ट मिनिमम से मिनिमम करो, वेस्ट आपका कम से कम हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा आया वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में इन्होंने लिखा बिजनेसेस पे फॉर वाटर ट्वाइस। जो बिजनेस है वो वाटर के लिए 2 बार पे करता है। ये पहले मैं आपको एक बार लाइन समझा दूँ, उसके बाद एक पॉइंट बताऊंगा आपको यहाँ पे
फर्स्ट टू बाय इट एंड सेकंड टू डिस्पोज ऑफ इट। बिजनेस दो बार पे करता है, पहली बार तो पानी को खरीदने के लिए, और सेकंड टाइम जो पानी हमारा पोल्यूट हो गया उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। If savings are to be made in terms of reduced water bills, it is important for CNB to identify where water is used and how consumption can be decreased. अगर CNB चाहती है कि वो यहाँ पे सेविंग करे तो पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर वो वाटर को यूज़ कर रही है। ठीक है, इसमें देखिए आप वाटर मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे इन्होंने जनरली ये चीज़ लिखी कि बिजनेस पे फॉर वाटर ट्वाइस, मतलब ये कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मतलब ये तो इन्होंने अपनी तरफ से लिखी ना चीज़। हम कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम ये लाइन लिख देंगे ना, मतलब सिर्फ इसी लाइन के लिए नहीं मैं बोल रहा, जैसे भी इंस्टीट्यूट की जो लैंग्वेज है आप उसको क्रैम मत करिए, लैंग्वेज को मत क्रैम करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट आप उनके लिखने का ढंग देखिए, मतलब जो वो लिख रहे हैं वो चीज़ें देखिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक टैग लाइन यूज़ कर दी, बिजनेस पे फॉर वाटर ट्वाइस, ऐसे करके आप भी अपने जो आंसर्स हैं उनको थोड़ा इनोवेटिव क्रिएटिव बनाइए। अगर आप यहाँ से ये लाइन भी लिख देंगे है ना, थोड़ा सा लर्न करने का भी कर लेंगे तो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही है वो, तो आप कर सकते हैं। मतलब इससे आपके जो चेकर है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो आपको मार्क्स अच्छे से प्रोवाइड कर पाएगा। फॉर वाटर कंजर्वेशन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स शुड बी अडॉप्टेड इन रिफाइनिंग ऑपरेशन। वाटर इज मेनली यूज्ड इन बॉयलर्स एंड कूलिंग यूनिट्स। Collective efforts should be made to optimize water consumption and maximum reuse of used water. Advanced treatment system like rainwater harvesting, ultrafiltration, reverse osmosis etc. ये सारी जो चीज़ें बताई हैं ये इन्होंने पानी को साफ़ करने के तरीके बताए हैं कि आप साफ़ करके पानी को दोबारा यूज़ करिए। मे बी यूज फॉर वाटर प्योरीफिकेशन फॉर फर्दर यूज़, वही चीज़ लिख दी इन्होंने। दिस वुड लीड टू सब्सटेंशियल रिडक्शन इन इनटेक ऑफ फ्रेश वाटर। इससे सब्सटेंशियल रिडक्शन होगी वाटर को इनटेक, मतलब जो वाटर हम खरीद रहे हैं यूज़ करने के लिए उसमें काफ़ी रिडक्शन हो जाएगी, बिकॉज हम एक बार खरीदे हुए पानी को 3-4 बार रिफाइन करके यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन एडिशन CNB स्टाफ शुड बी अल्टर्ड फॉर alerted. In addition, CNB staff should be alerted for water conservation through seminars, presentations, conference, awareness campaigns. मतलब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो भी CNB का स्टाफ है उसको आप एजुकेट करिए कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है और पानी को बचाने के हमें क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ गया एनर्जी। Often energy cost can be reduced significantly at very little cost. Environmental management accounts may help to identify inefficiencies and wasteful practices and therefore opportunities for cost savings. Some of the energy conservation initiatives may be taken by CNB. तो एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं ये हमने नीचे लिखे तरीकों से हम सेव कर सकते हैं। पहले ने बोला कंडक्टिंग पीरियोडिक एनर्जी ऑडिट्स फॉर आइडेंटिफाइंग एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़। आप ऑडिट करवाइए अपनी कंपनी का, इंटरनल ऑडिट करवाइए, उसमें देखिए कि आपकी जो फैक्ट्री वगैरह है वो ज़्यादा कंजम्पशन तो नहीं कर रही, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। ठीक है, जहाँ पे भी आप सेव कर सकते हैं वहाँ पे आप सेव करिए। फेजिंग आउट कन्वेंशनल लाइट्स एंड रिप्लेसमेंट विद LED लाइट्स, इंडक्शन लाइट्स, मतलब पुरानी जो लाइट्स हैं वो हटाइए, LED लाइट्स लगाइए जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बाय इंस्टॉलेशन ऑफ कैपेसिटर बैंक्स, इंस्टॉलेशन ऑफ 5-star रेटेड एनर्जी इक्विपमेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ आइडल रनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर लाइट्स, यूज ऑफ नैनो molecular thermal additives in ACs, installation of efficient energy monitoring system for energy intensive equipment, capacity improvement for batteries। तो आप इनमें से कोई 4-5 3-4 याद कर लीजिए, मतलब एक और पढ़ लीजिए, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल्स, हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल्स। रिफाइनरीज रिफाइन क्रूड ऑयल इन मैसिव क्वान्टिटीज टू प्रोड्यूस द फ्यूल्स नीड। There should be continuously monitoring on optimum utilization of crude oil to improve gross refining margin। मतलब जो रिफाइनरीज है वो क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रही हैं तो यहाँ पे एक कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप कॉन्टीन्यूसली ध्यान रखो इस चीज़ का कि जो आप रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हो वो आपकी यूटिलाइजेशन पूरी ऑप्टिमम लेवल पे हो, मतलब आप अच्छे से यूज़ करो उसको। ठीक है, उसका अच्छे से यूज़ करो ताकि आपका जो ग्रोस मार्जिन रिफाइनिंग है वो ज़्यादा आए, मतलब कम इनपुट यूज़ करके आप ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाओ। ठीक है, द ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन इज़ द difference between the total value of petroleum products coming out of an oil refinery
एंड द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल विच इज़ क्रूड ऑयल। ठीक है, तो यही बोला इन्होंने कि इनपुट जो डाला और आउटपुट जो आया उसका जो मार्जिन है उसी को ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन बोलते हैं। इवन नॉट ओनली क्रूड ऑयल, देयर शुड ऑल्सो बी ऑप्टिमम एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक एडिटिव्स, केमिकल्स एक्सेट्रा फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू प्रोडक्शन स्टेजेस। क्रूड ऑयल के अलावा जो और केमिकल्स एडिटिव्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप थोड़ा सेव करने की कोशिश करिए। CNB may use recyclable technology for raw material and consumable wastages, which provides sustainability in terms of environmental protection and reduction in carbon footprint. Periodic testing should be performed to assess the health of equipment and pipelines as to have better process of raw materials and consumables. तो आप अपने इक्विपमेंट्स को कॉन्टीन्यूसली मतलब चेक वगैरह करवाते रहिए, रिपेयर वगैरह करवाते रहिए, ताकि आप जो रॉ मटेरियल है उसकी वेस्टेज कम कर सको। ट्रांसपोर्ट, ये 5th पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट। अगेन EMA may be used to identify savings in terms of transportation of goods and materials at CNB in order to cut back emission and fuel consumption due to transportation. Route optimization activity may be used. Route optimization activity, इसका क्या मतलब है कि जैसे आपको किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचाना है और उसी साइड सपोज करो हमारा एक और भी कस्टमर है, मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको ये समझा रहा हूँ चीज़ कि सपोज करिए हमें स्टेट बी में अपना प्रोडक्ट भेजना है, मतलब जो हमारा रिफाइंड ऑयल है उसको हमें भेजना है। तो एक तो हो गया कि हम एक ट्रक को मतलब लोड करें, मतलब उसमें जो भी है पेट्रोल वगैरह डालें टैंकर में तो और उसकी तरफ भेज दें जो भी हमारा एक कस्टमर है। और एक है हम क्या करें कि रूट ऑप्टिमाइज़ करें, मतलब अगर ये ट्रक यहाँ से होके यहाँ चला जाए तो पहले ये कस्टमर 1 को डिलीवर कर देगा, फिर कस्टमर 2 को डिलीवर कर देगा, फिर कस्टमर 3 को डिलीवर कर देगा, मतलब एक ही ट्रक से आप ज़्यादा काम ले पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूट ऑप्टिमाइज़ करिए कि रूट इस तरीके से डिज़ाइन करिए कि आपकी कॉस्ट सेव हो। रूट ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटी में बी यूज लाइक allocation of customer on basis of nearest depots and locations as to reduce distance. Real-time fleet tracking using GPS to make sure that vehicles do not deviate from assigned shortest rule. ये भी ध्यान रखिए कि जो आपके व्हीकल्स हैं वो कहीं लंबे रास्तों से तो नहीं जा रहे, जो भी आपने उनको रास्ते बोले हैं उन्हीं से वो जाएं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Y Connections China-based firm has just developed ultra-thin tablet S5 with few features like the ability to open 2 apps at the same time. This tablet cost 5 lakh to develop. It has undergone extensive research and is ready for production. मतलब एक वाई कनेक्शंस नाम से चाइना बेस्ड फर्म है जिसने एक नया टैबलेट बनाया है जिसकी डेवलपमेंट कॉस्ट 5 लाख हो चुकी है, मतलब डेवलपमेंट इसकी हो चुकी है डिज़ाइन वगैरह की, तो 5 लाख हमारा एक्सपेंस हो चुका। करंटली द फर्म इज़ डिसाइडिंग ऑन प्लांट कैपेसिटी, अभी डिज़ाइन तो बन चुका, अभी जो फर्म है वो मतलब डिसाइड करने में लगी है कि वो अपनी प्लांट की क्या कैपेसिटी रखी। ठीक है, विच कुड कॉस्ट आइदर 35 lakh और 52 lakh. The additional outlay would allow the plant to increase capacity from 500 units to 750 units. मतलब अगर हम 35 लाख लगा रहे हैं तो 500 यूनिट्स बना पाएंगे। अभी जो हम 52 लाख लगा रहे हैं मतलब एडिशनल 35 के बाद जो एडिशन हो गया 17 लाख जो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो उससे हम 250 यूनिट्स और बना पाएंगे। मतलब अगर 52 लाख लगाएंगे तो हमारी कैपेसिटी 750 यूनिट्स है, 35 लाख लगाएंगे तो हमारी कैपेसिटी 500 यूनिट्स है। The relevant data for the life cycle of the tablet at the different capacity level are as under. Expected sales अगर 500 यूनिट्स वाली करें तो मतलब ये जो 35 लाख वाली करें तो 500 यूनिट्स की एक्सपेक्टेड सेल होगी और अगर ये वाली करें तो 750 यूनिट्स। सेल प्राइस हमारे ये होंगे 79,600 पर यूनिट और 69,600 पर यूनिट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो होगी 10% सेलिंग प्राइस, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। साल्वेज वैल्यू 6,25,000, जो मशीनरी हम लगाएंगे 35 लाख की तो वो लास्ट में साल्वेज उसकी बचेगी 6,25,000 और इसमें कितनी बचेगी 9 लाख। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 40%, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का मतलब कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100 पीवी रेशो। ठीक है, required advice Y connections regarding the optimal plant capacity to install, अभी वो
कौन सी प्लांट कैपेसिटी को इंस्टॉल करे, ये हमें उसको एडवाइस करना है, 52 लाख वाली करे या फिर वो 35 लाख वाली करे। द टैबलेट्स लाइफ साइकिल इज 2 ईयर्स, लाइफ साइकिल कितना है, 2 साल है इसका पूरा, ठीक है। नोट, इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें आप पहले ये चीज़ नोट करिए कि अगर हम 35 लाख वाली लगा रहे हैं, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ये है, और अगर 52 लाख वाली लगा रहे हैं तो ये सेलिंग प्राइस ये है। ऐसा क्यों, मतलब ये कोई रिक्वायर नहीं है आंसर के लिए, बट वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप खुद देखिए कि अगर हम 750 यूनिट सेल करना चाहते हैं तो हम इस प्राइस पर कर पाएंगे, और अगर हम 500 ही करेंगे तो हम इस प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं। मतलब सेल बढ़ाने के लिए हमें प्राइस को थोड़ा कम करना पड़ा। ये तो सिंपल प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट है जो हमारी वेरिएबल वाली, वो 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस है। आप ये चीज़ यहाँ पे नोट करिए कि जो सेलिंग कॉस्ट है हमारी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वो हमारी सेल्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। क्यों कर रही है, बिकॉज जब हम अपना प्राइस ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे भी उतना ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और अगर हम अपना सेलिंग प्राइस कम रख रहे हैं तो कस्टमर खुद ही हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव होगा और कम हमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह के खर्चे करने पड़ेंगे। तो मतलब ज़्यादा सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, कम सेलिंग प्राइस तो कम सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट। अभी जो दूसरी वाली अदर देन सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, वो वाली इन्होंने नहीं दी यहाँ पे, मतलब जैसे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन्होंने नहीं दी। बट ये चीज़ आपको मतलब ये कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि जो मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट होगी वो हमारी दोनों में ही सेम होगी। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट तो हमारी अलग है, ठीक है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में तो उतना ही पैसा लगेगा ना जितना इसमें लगेगा, ठीक है, लेकिन जो सेलिंग कॉस्ट है उसमें डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज अलग प्राइस पे हमें अलग तरह के खर्चे होंगे। अगर ज़्यादा प्राइस है तो हमें एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर हमारा प्राइस कम है तो कम एडवर्टाइजमेंट से भी चल जाएगा, बिकॉज कस्टमर प्राइस कम देख के ही हमारी तरफ आएगा, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमें बताना क्या है इसमें कि कौन सी प्लांट कैपेसिटी हमारे लिए बेस्ट है। तो इसका आंसर है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जो कि दोनों अल्टरनेटिव्स में ही सेम है। तो हम दोनों में से किसी एक अल्टरनेटिव के अंदर सॉल्व कर लेंगे, दूसरे में भी आप करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। पहले हमने कर लिया 79600 वाला, मतलब ये वाला जो हमारा 35 लाख वाला था उसमें से हमने ले लिया, ठीक है। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो में दे रखा था 40%, तो इसका 40% हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद कंट्रीब्यूशन को जब सेल से लेस करा तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ गया, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हमारी जो थी वो 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस थी। सेलिंग प्राइस है 79600, उसका 10% 7960, तो हमारी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 39800 आई है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को, जो हमने ये स्टेटमेंट बनाई है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, अगर हम 52 लाख वाले अल्टरनेटिव से भी लेते, मतलब ये वाला सेलिंग प्राइस यूज़ करके भी निकालते तो भी सेम आती है। आप ये कर सकते हैं, आपकी इतनी ही आएगी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है दोनों अल्टरनेटिव्स में। ये अल्टरनेटिव 1 है 500 यूनिट्स वाला, ये 2 है, ठीक है। सेलिंग सेल्स हमने कैसे निकाली, सेलिंग प्राइस इंटू क्वान्टिटी, तो हमारी सेल्स आ गई। उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमने ऊपर निकाला था, दोनों में सेम है, इनटू यूनिट्स कर दिया तो टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो थी हमारी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब जो भी हमारी सेल्स वैल्यू है उसका 10% हमारी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है। उसके बाद ऐड कर दिया हमने साल्वेज वैल्यू, जो मशीनरी हमने लगाई थी उसकी जो साल्वेज वैल्यू बची वो ऐड कर दी, और जो इनिशियल आउटले लगा था मतलब मशीन को खरीदने में जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ था उसको लेस कर दिया। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया दोनों में, इसमें 13045, उसमें 12830। डेवलपमेंट कॉस्ट इज संक, ये जो ऊपर हमने 5 लाख की डेवलपमेंट कॉस्ट पढ़ा था ना कि टैबलेट को डेवलप करने में 5 लाख खर्चा हुआ, तो वो तो 5 लाख हमारा संक कॉस्ट है, मतलब वो हो चुका। अभी वो हमारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में रेलिवेंट नहीं है, इसलिए उसको हमने बोला कि वो संक है और वो नॉट रेलिवेंट है, ठीक है। एडवाइस, अभी हम एडवाइस देंगे। बेस्ड ऑन द अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट स्टेटमेंट विच इज प्योरली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, फर्म्स में गो फॉर हाई प्राइस लो वॉल्यूम 500 यूनिट्स लेवल, बिकॉज 500 यूनिट्स लेवल पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और 750 पे कम हो रहा है, तो वो हाई प्राइस वाले पे जाए, ठीक है, हाई प्राइस और लो वॉल्यूम। However, non-financial considerations are also given due importance as they account for
actions that may not contribute directly to the profits in the short run but may contribute significantly to the profits in long run. Here it is important to note that life cycle of the product is 2 years and there is no significant difference between the profits at both levels. In this scenario, firm may opt the plant having high capacity not only to increase its market share but also to establish a long term brand image. इन्होंने पहले तो बोल दिया कि अगर फाइनेंशियल कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 500 यूनिट्स वाला अल्टरनेटिव ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, बट अगर लॉन्ग रन में आप देखो, आप ये चीज़ देखिए कि प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ 2 ईयर्स है। अगर आप लॉन्ग रन के लिए सोचोगे तो कंपनी ये भी ऑप्ट कर सकती है कि वो 750 यूनिट्स वाला ऑप्ट करे। क्यों? बिकॉज जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो तो काफ़ी कम है। देखिए आप इसमें 13,000 का प्रॉफिट है और इसमें 12,830 का प्रॉफिट है, मतलब डिफरेंस तो काफ़ी कम है, बट इसमें हम ज़्यादा यूनिट सोल्व कर पाएंगे जिससे हमारी ब्रांड इमेज बनेगी, ज़्यादा कस्टमर्स तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये कंपनी का ऑप्शन है, वो ये भी चूज़ कर सकती है, ये भी चूज़ कर सकती है। मतलब हम एक कंक्लूजन को नहीं दे के आएंगे वहाँ पे, थोड़ा मतलब दोनों साइड पे ही अपनी बात रख देंगे कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के फीचर्स, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लर्न कर सकते हैं। एक बार मैं सिंपली रीड कर देता हूँ आपके लिए। फीचर्स ऑफ पावर सेक्टर, लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो सप्लायर्स हैं वो लिमिटेड है, मतलब स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वही हमें सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई वो बना रहा हो ना। ठीक है, टैरिफ डिटर्मिनेशन इज बेस्ड अपॉन द रैशनैलिटी टू डिटरमाइन द कॉस्ट इनकर्ड एट various points of operation. Stakeholders are existing and future customers, industries, government, regulators and investors. Continuous growing demand of electricity, flexible cost allocation, distribution loss and inefficiency gaps between generation and consumption of electricity, indisciplined consumer, continuous network between generators, transmitters, distributors and consumers, mostly public sector undertakings closely regulated by government, energy subsidies having direct impact on national treasury affecting long term growth potential of the economy। मतलब इस यहाँ पे इन्होंने सिंपली बताया कि जो हमारे सप्लायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो लिमिटेड है, जो हमारा कंज्यूमर है वो डिसिप्लिन्ड मतलब नहीं है। डिसिप्लिन क्यों नहीं है? बिकॉज काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मतलब हम बोल रहे हैं कि चोरी कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कि मतलब तो इनडिसिप्लिन कंज्यूमर है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप आसानी से मतलब लर्न कर लीजिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं, इसमें से 4-5 पॉइंट आप कर लीजिए लर्न, और 1-2 पॉइंट आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स हैं challenges associated with structure of the industry which is fragmented and unorganized, lack of understanding of cost, understanding the potential of working collaboratively, use of target costing techniques for price determination, imbalance of power across the supply chain। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वैसे ये थ्योरी क्वेश्चन है, आप अपने से भी रीड कर सकते हैं, बट मैं एक बार आपको ओवरव्यू सा दे देता हूँ इसका। फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। The structure of the agriculture sector is seen to be unorganized and fragmented in a nature, and thus lack of effective regulation in the given sector is also seen as one of the reasons why farmers seem to be exploited and have been operating at very low margin। तो ये जो सेक्टर है वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड और फ्रेगमेंटेड है, जिस कारण ये जो फार्मर्स हैं हमारे ये काफ़ी लो मार्जिन पे काम कर रहे हैं। Lack of understanding of cost and prices by farmers. One of the key reasons seen for the lack of appropriate cost management in the given sector is with regard to the lack of prioritization of the cost management among farmers because of lack of knowledge with regard to the same। तो ये जो फार्मर्स हैं इनको कोस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में काफ़ी कम पता होता है। ठीक है, ये इसका एक की रीज़न है। Understanding the potential to work collaboratively. The farmers need to be open to innovation in cost management and contracting techniques. Though there is scope for cost reduction in order to bring about improvement in the profit margins for the farmers, it is seen that generally the profits tends to get transferred to the customers and
the only point of negotiation is in the contract pricing with the retailers which the farmers fail to reach। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो फार्मर्स हैं वो मिल के काम करना नहीं जानते। अगर इनको कोई मार्जिन मतलब कोई कंडीशंस ऐसी पैदा हो जाएं जिससे मतलब इनको मार्जिन मिलने का स्कोप हो जाए, जैसे बोल सकते हैं कि किसी मतलब पर्टिकुलर गुड के, या फिर मतलब बोल सकते हैं कि जैसे आप लगा लो कि प्याज लगा लो या फिर वीट लगा लो या फिर ऐसे आप लगा लीजिए। तो अगर उनके सपोज करो किसी के भी प्राइजेस इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो इनके पास स्कोप आ गया कि इनको मतलब इनको ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, बट वो फिर भी क्या करते हैं, कुछ फार्मर्स जैसे हो सकते हैं कि होलसेलर्स को कम रेट में ही दे देते हैं, तो बाकियों को भी देना पड़ता है। तो ये मिलके काम ना करने के कारण ये नेगोशिएशन वगैरह अपनी पूरी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और इससे ये लॉस बियर करते हैं। लॉस इन द सेंस ऐसे बोल सकते हैं कि मार्जिन इनके कम रहते हैं। टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट, द टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द कॉस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द रिक्वायर्ड मार्जिन फ्रॉम द एंटिसिपेटेड प्राइस फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है, जब हम एंटिसिपेटेड प्राइस में से अपना रिक्वायर्ड मार्जिन लेस कर देते हैं और हमारे पास जो कॉस्ट बचती है उसको बोलते हैं हम टारगेट कॉस्ट, कि इतनी कॉस्ट में हमें इस प्रोडक्ट को पैदा करना है। ये यूज़ करते हैं फार्मर्स, ठीक है। हाउएवर द एंटिसिपेटेड प्राइस फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स fluctuates, making the process of cost management using the target cost management system ineffective in the case of agricultural sector। बट ये बोल रहे हैं कि जो एंटिसिपेटेड प्राइस हम किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बोलते हैं वो बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है, जिस कारण से ये टारगेट कोस्टिंग वाली टेक्निक यहाँ पे प्रॉपर नहीं लग पाती। imbalance of power distribution with the fragmentation and the unorganized nature of the farmers operating in agricultural sector, the power of bargaining seems to lie in the hands of wholesalers purchasing the produce from the farmers, resulting in overall low margins for the farmers in comparison to the margins earned by the wholesalers and the retailers operating in the said sector। तो ये बोले कि जो मेन पावर है नेगोशिएशन की वो जो होलसेलर्स फार्मर्स से प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके पास है नेगोशिएशन की पावर, तो जिस कारण से इन फार्मर्स को लो मार्जिन पे ही काम करना पड़ता है और जो मार्जिन होता है ज़्यादा वो कौन कमाते हैं, जो होलसेलर्स इनसे बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं। अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। PNG इंटरनेशनल लिमिटेड has developed a new product Alpha 3 which is about to be launched into market. Company has spent 30 lakh on R&D product. It has also bought a machine to produce the product Alpha 3 costing 11 lakh 25,000 with the capacity of producing 1100 units per week. Machine has no residual value. The company has decided to charge price that will change with the cumulative numbers of यूनिट सोल्ड। तो इन्होंने ये सारा डाटा दिया कि क्यूमुलेटिव सेल्स 0 से लेके जब 2200 तक हमने सेल करा तो सेल प्राइस हमारा था 750, उसके बाद 2201 से लेके 7700 तक करा तो 600, इस तरीके से इन्होंने ये सारा डाटा दे रखा है। इसके बाद बेस्ड ऑन दीज सेलिंग प्राइजेस इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट सेल्स डिमांड विल बी एज शोन बिलो। ये सेल की इन्होंने डिमांड दे रखी है कि डिमांड हमारी कैसे होगी 1 से लेके 10 वीक्स, मतलब टोटल 10 वीक्स में हमारी 220 पर वीक होगी, मतलब टोटल अगर मान के चलें तो 2200 यूनिट्स की हमारी पहले 10 हफ्तों में डिमांड होगी। उसके बाद 11 से लेके 20 जो हमारे हफ्ते हैं उनमें 550 पर वीक होगी, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने सारा डाटा दे रखा है। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलो। अभी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फर्स्ट 2200 यूनिट्स के लिए 375, उसके बाद नेक्स्ट 13,750 यूनिट्स के लिए 300, इस तरीके से इन्होंने सारा ये डाटा दे दिया। PGIL uses just-in-time production system. Following is the total contribution statement of the product Alpha 3 for its introduction and growth stage. ये इन्होंने ऊपर वाले डाटा से ही हमें इंट्रोडक्शन स्टेज का और ग्रोथ स्टेज का टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल के हमें दे दिया। पहले जो ग्रोथ स्टेज जो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज थी वो 1 से लेके 10 हफ्तों तक चली, उसके बाद जो हमारी ग्रोथ स्टेज है वो 11 से लेके 30 हफ्तों तक चली। तो उसका उन्होंने डिमांड पहले यूनिट सोल्ड कितने करे वो लिख लिए, फिर सेलिंग प्राइस लिख लिया, वेरिएबल कॉस्ट लिख ली, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के टोटल यूनिट से इनटू करके टोटल कंट्रीब्यूशन हमें निकाल दिया। ये हमें निकाल के इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया। अभी रिक्वायर्ड क्या है इस क्वेश्चन में, प्रिपेयर टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 2 स्टेजेस ये दे चुके, बाकी की 2 स्टेजेस का हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब ऐसे ही सारी ये
टेबल बना के देनी है। डिस्कस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा 3, अभी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है। एंड थर्ड वन, फाइंड पॉसिबल रीजंस फॉर द चेंजेस इन द कॉस्ट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा 3। ठीक है, जो कॉस्ट में चेंजेस आए उसके रीजंस हमें डिस्कस करने हैं। ये 3 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या है, पहले आप अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्या क्या डाटा दिया है, कैसे कैसे दिया है। इसके बाद एक आप इसका वर्किंग नोट बना लीजिए। ये वर्किंग नोट पहले से बना रखा है मैंने। ये क्वेश्चन का जो डाटा है इसे सिंपल फॉर्म में हमने लिख लिया, ये वर्किंग नोट बना लिया, एक टाइमलाइन बना ली हमने। सबसे पहले हमें बोला था, जैसे हमने पहले डिमांड लिखी, 1 से लेके 10 वीक्स तक हमारी डिमांड है 220 पर वीक। तो जो 0 से लेके हमारे 10 वीक्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी 220 पर वीक, 10 वीक में टोटल कितनी होगी 2200। ठीक है, उसके बाद 11 से 20 वीक्स तक हमारी 550 पर वीक है। 550 पर वीक इंटू 10, 5500 यूनिट्स की टोटल हमारी डिमांड आ गई। इसी तरीके से हमने ये सारी डिमांड लिख ली। ये सारी डिमांड हमने लिखी है 10 वीक्स की, 10 वीक्स। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें ये दे रखा है, ये क्यूमुलेटिव सेल है, ये ध्यान में रखिएगा। 0 से लेके 2200 तक हमारा 750, 2200 तक हमारा 750। उसके बाद 2201 से लेके 7700, मतलब कि 5500, जो आगे वाली 5500 यूनिट्स हैं उनका 600 प्राइस, 5500 का 600 प्राइस। उसके बाद 7701 से लेके 15950 तक हमारा 525, मतलब कि आगे की 8250 यूनिट्स का 525। इसी तरीके से हमने ये सारा सेलिंग प्राइस का भी लिख लिया। उसके बाद हमने कॉस्ट ली इसकी, जो वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखी थी। फर्स्ट 2200 यूनिट्स की हमारी कॉस्ट है 375। उसके बाद नेक्स्ट 13750 यूनिट्स की 300, मतलब कि नेक्स्ट इसके बाद वाली 13750, मतलब अगर दोनों को ऐड कर दें इनको तो 13750 बनेगा। तो दोनों की कितनी है 300। इसी तरीके से हमने ये सारी कॉस्ट लिख ली। ये एक सिंपल सा वर्किंग नोट हमने बना लिया कि इसका हर 10 वीक्स में यूनिट्स कितनी डिमांडेड है, सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट इनकी क्या है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम सारा ये आंसर सॉल्व करेंगे। अभी हम आंसर डिस्कस करेंगे इसका। पहले हमें बोला था कि टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना के दो हमें 2 स्टेजेस जो लेफ्ट हैं। 2 स्टेजेस कौन सी थी, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। हमें उन्होंने इंट्रोडक्शन और ग्रोथ का बना के दिया था, हमें मैच्योरिटी और डिक्लाइन का बनाना है। पहले तो आप ये देखिए कि मैच्योरिटी और डिक्लाइन कैसे पता चलेगा। पहले एक बार टेस्ट पेपर में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे जो इन्होंने इंट्रोडक्शन और ग्रोथ का बना के दिया। इंट्रोडक्शन इन्होंने ली 1 से लेके 10 वीक्स तक, और जो ग्रोथ इन्होंने ली वो 11 से लेके 30 तक। ये देखिए 0 से 10 तक हमारी कितनी थी 2200 की डिमांड, यहाँ तक इन्होंने लिया इंट्रोडक्शन में, यहाँ तक लिया इंट्रोडक्शन में। उसके बाद ग्रोथ को इन्होंने लिया 5500 से लेके 5500 और 8250, ये इन्होंने लिया ग्रोथ में। अभी हमें इस सारे को मैच्योरिटी में और डिक्लाइन में डिवाइड करना है। तो ये देखिए यहाँ से मैच्योरिटी आ गई प्रोडक्ट में, मतलब जो डिमांड है वो उसकी स्टेबल होगी 11,000। उसके बाद वो कम होनी शुरू हो गई, यहाँ से वो कम होनी शुरू हो गई। मतलब ये जो हमारी स्टेज है सारी की सारी, ये सारी की सारी हमारी स्टेज है। यहाँ से जो स्टेज है हमारी ये सारी कौन सी आ गई, डिक्लाइन। और यहाँ से जो स्टेज है हमारी सारी वो क्या आ गई, ग्रोथ। सॉरी, ये हमारी आ गई मैच्योरिटी। ठीक है, अभी हम इसके बेसिस पे आंसर को देखेंगे। देखिए मैच्योरिटी में हमने 2 कॉलम्स बनाए, 31 से लेके 50 तक और 51 से लेके 70 तक। आप चाहें तो 10 वीक्स के भी अलग अलग बना सकते हैं। इन्होंने क्यों बनाए ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आपने 31 से लेके 50 बनाया पहले, बिकॉज जो 31 से लेके यहाँ से लेके जो 50 तक है इसमें ये भी सेम है सेलिंग प्राइस, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी सेम है। यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई, ये देखिए अब वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई, इसलिए इन्होंने इसका एक अलग कॉलम बना दिया। ठीक है, और यहाँ से उसके बाद ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसका अलग बना दिया। तो 31 से लेके 50 तक और 51 से लेके 70 तक,
31 से 50, 51 से 70, और इसका सारे का इकट्ठा बनाया। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस भी सेम है और इसकी वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, मतलब हम एक ही टेबल में सारी की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, एक ही रो में आसानी से कर लेंगे। ठीक है, 71 से 110 तक वीक्स ले लिए डिक्लाइन में। डिक्लाइन में क्यों लिए? बिकॉज ये देखिए यूनिट्स कम होती जा रही हैं, यहाँ पे मैच्योर हो गई, मैच्योरिटी आ गई, मतलब जो डिमांड है हमारी स्टेबल हो गई। ठीक है, तो इसको हमने किया, सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे 22,000, ये दोनों ऐड करें 22,000 बने, और ये दोनों भी ऐड करके हमारे पास कितने बने? 22,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 450 सेलिंग प्राइस, यहाँ पर 450 और 450 आ गया। फिर हमारा था जो वेरिएबल कॉस्ट 225, फिर 188, 225 और 188, हमने इन दोनों को लेस करके सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। उसके बाद इसको इनटू कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसी तरीके से हमने इसका सारा सॉल्व कर लिया। तो ये बिल्कुल आसान था, बस आप क्या करिएगा, एक बार जो वर्किंग नोट है वो खुद से बना लीजिएगा। अगर एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम रीड करते हैं आगे का। ये हमारा बन गया फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि टोटल कंट्रीब्यूशन की हमें स्टेटमेंट बना के दो, जो दो स्टेजेस बची हैं हमारी, मैच्योरिटी और डिक्लाइन की। इसके बाद हमें पूछा था कि जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन्होंने अल्फा 3 के लिए यूज करी है उसको आप डिस्कस करिए। आप एक बार इसमें देखिए कि प्राइसिंग इन्होंने कैसी करी है। सबसे पहले इन्होंने प्राइस रखा 750, फिर 600, फिर 525, ऐसे ऐसे करके देखिए कि प्राइस इनका कम होता गया। इंट्रोडक्शन में इन्होंने सबसे ज़्यादा प्राइस रखा, उसके बाद ग्रोथ में कम हो गया, मैच्योरिटी में और कम हो गया, और डिक्लाइन में बिल्कुल कम हो गया। मतलब जो प्राइस है इन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करी है? स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। स्कीमिंग में क्या होता है कि पहले हम प्राइस को हाई रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्राइस को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। ठीक है, PGIL is following the skimming price strategy. That's why it has planned to launch the product Alpha 3 initially with the high price. तो skimming में इन्होंने high price रखा initially starting में। ठीक है, a skimming strategy may be recommended when a firm has incurred large sums of money on research and development for a new product. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्वेश्चन की कि उन्होंने R&D पे काफ़ी खर्चा करा है, तो उसके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमारा R&D में काफ़ी खर्चा हो जाए तो वहाँ पे हमारे लिए कौन सा बेस्ट होती है? स्कीमिंग स्ट्रेटेजी हमारे लिए वहाँ पे बेस्ट होती है। ठीक है, इन द प्रॉब्लम PGIL हैज इनकर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद अ लो प्राइस एंड देन रेज द प्राइस। रेज अ लो प्राइस में अनॉय द पोटेंशियल कस्टमर्स। और ये बोल रहे हैं कि ये तो है ही कि उसने R&D में काफ़ी खर्चा करा, इसलिए उसने प्राइस को शुरू में ज़्यादा रखा। बट साथ में एक और पॉइंट भी है कि कोई भी कंपनी ऐसा करे अगर कि स्टार्टिंग में प्राइस को लो रखे और बाद में बढ़ाए, ऐसा काफ़ी मुश्किल है। बिकॉज इससे क्या होगा कि जो आपके कस्टमर हैं वो अनॉय हो जाएंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि ये तो प्राइस कम करते जा रहे हैं, मतलब या तो इनकी क्वालिटी डाउन होती जा रही है या फिर वो आपके प्रोडक्ट को अच्छा नहीं मानेंगे ऐसे। ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा 3 इज decreasing gradually stage by stage. This is happening because PGIL wants to tap the mass market by lowering the price. उसके बाद जब इनिशियल आपने प्राइस ज़्यादा रखा उसके बाद कम होता जा रहा है प्राइस, तो मतलब ये जो PGIL कंपनी है वो क्या चाहती है कि वो प्राइस कम करके अपनी डिमांड बढ़ा ले, थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ाती जाए। ठीक है, मतलब मास मार्केट को ग्रैब कर ले। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमें पूछा था कि जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, उसके बिहेवियर को भी आप डिस्कस करिए। अभी आप इस वर्किंग नोट में देखो कि पहले कॉस्ट हमारी 375 थी पर यूनिट, फिर थोड़ी सी कम हो गई, फिर और कम हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ तक हमारी जो कॉस्ट थी वो कम होती गई, मतलब हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कोई बेनिफिट मिल गया, या हम बोल सकते हैं कि हम अपने सप्लायर से डिस्काउंट पे ले सकते हैं प्रोडक्ट, बिकॉज हमारी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ही हमारी डिमांड कम होनी शुरू हो गई, डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट हो गई, तो हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो बढ़नी फिर से स्टार्ट होगी। 188 से वो फिर से 225 हो गई कॉस्ट हमारी। ठीक है, क्यों हो गई? बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हमें बेनिफिट्स मिलने बंद हो गए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करते हैं, मतलब काफ़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें उसके मतलब पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है। ठीक है, तो हो सकता है कि
जब डिक्लाइन स्टेज आई, हमारी डिमांड कम हो गई, तो सप्लायर से हम कम प्रोडक्ट खरीदने लगे। सप्लायर्स हमें डिस्काउंट देने देने से मना कर रहे हो कि अभी आप कम क्वांटिटी खरीद ले हो, इसलिए हम आपको मतलब डिस्काउंट वगैरह नहीं देंगे, तो उस कारण से इनकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। तो इसी बिहेवियर को ही हमें क्वेश्चन में डिस्कस करना है। पॉसिबल रीजंस फॉर चेंजेस इन द कॉस्ट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा 3। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स tracing of cost and revenues of each product over several calendar periods throughout their entire life cycle. Possible reasons for the changes in the cost during the life cycle of the product are as follows. PGIL is expecting reduction in unit cost of the product Alpha 3 over the life of the product as a consequence of economies of scale and learning experience curves. तो ये बोल रहे हैं कि जो PGIL है उसकी cost कम होती जा रही है बिकॉज वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट ले रही है और लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में हम किसी प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट करते हैं, तब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारी लेबर काम कर रही है उसको उस मतलब प्रोडक्शन करने की, उस प्रोडक्ट को बनाने की उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। धीरे धीरे वो उस एक्सपीरियंस को लर्न करती जाती है, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, तो हम वो वेस्टेजेस कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट वगैरह कम हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और लर्निंग एक्सपीरियंस कर्व्स के कारण हमारी जो कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। लर्निंग इफेक्ट may be the possible reason for reduction in the per unit cost if the process is labor intensive। अगर labor intensive product हमारी process है। When a new product or process is started, performance of the worker is not at its best and learning phenomena takes place. As the experience is gained, the performance of the worker improves, time taken per unit reduces, and thus his productivity goes up. The amount of the improvement or experience gained is reflected in a decrease in a cost till the stage of maturity। जब maturity आई, PGIL इज एक्सपेंशन मोड, जब तक मेच्योरिटी थी हमारे पास तब तक वो एक्सपेंशन मोड में थी, हमारी काफ़ी डिमांड थी प्रोडक्ट की। द PGIL मे बी एबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। तो हो सकता है कि हम सप्लायर से क्वांटिटी डिस्काउंट नेगोशिएट कर पा रहे हों। प्रोडक्ट अल्फा 3 हैज़ द लीस्ट वेरिएबल कॉस्ट 188 इन द लास्ट फेज ऑफ मेच्योरिटी स्टेज। जो मेच्योरिटी स्टेज थी हमारी, उसका जो लास्ट फेज था वहाँ पे हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 188। ठीक है, बिकॉज अ प्रोडक्ट विच is in the maturity stage may require less marketing support than a product which is in growth stage, so there is saving of marketing cost per unit। जो growth stage होती है वहाँ पे हमें marketing ज़्यादा करनी पड़ती है और जो हमारी maturity stage है वहाँ पे marketing कम होती है। तो आप देखिए कि यहाँ पे यूनिट पर यूनिट कॉस्ट कितनी कम है, मेच्योरिटी स्टेज में हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी कम है ग्रोथ स्टेज के कंपैरिजन में, यही लाइन इन्होंने बोली। ठीक है, उसके बाद है अगेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा 3 जम्प्स टू 225 इन द डिक्लाइन स्टेज। तो डिक्लाइन स्टेज में वो फिर से 188 से 225 हो गई। ठीक है, एज सुन एज प्रोडक्ट रीचेज इट्स डिक्लाइन स्टेज द नीड और डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिसअपीयर्स एंड क्वांटिटी डिस्काउंट में नॉट बी अवेलेबल। जब हम डिक्लाइन स्टेज में आ गए तो हमारी डिमांड कम हो गई, तो जिससे हमें क्वांटिटी डिस्काउंट जो सप्लायर से मिल रहे थे वो मिलने बंद हो गए। इवन PGIL में हैव टू इनकर हैवी मार्केटिंग एक्सपेंसेस फॉर स्टॉक क्लियरेंस। और हो सकता है कि लास्ट में हमें अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या फिर कुछ और एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हो, जिससे हमारा पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 3। इसमें जो वर्किंग नोट इन्होंने बनाया, जो हमने बनाया था ये बिल्कुल वैसा ही है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं जैसे हमने बनाया था और ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इससे हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर अकरेंस इन अ स्पेक्टेकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। डिफेक्ट्स दे रखे हैं इन्होंने और नंबर ऑफ अक्रेंस दे रखी है, ये नंबर ऑफ आइटम्स की जगह नंबर ऑफ अक्रेंस होना चाहिए। ठीक है, एंड फ्रेम नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये एक डिफेक्ट है जो कि 10 बार अक्कर हुआ। नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग ऑफ लेंसेज 60 बार अक्कर हुआ। पावर मिसमैचेस 20, स्क्रैचेज ऑन सरफेस 110, स्पूट्स और स्टेन्स ऑन लेंसेज 5, रफ एजेस ऑफ लेंसेज 70, फ्रेम कलर्स शेड डिफरेंसेस 25। ये नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ डिफेक्ट्स है और ये डिफेक्ट्स जो हुए। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल सो दैट अ पेरेटो चार्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द डिफेक्ट टाइप। ऑल्सो आइडेंटिफाई की एरियाज ऑफ फोकस। हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है पेरेटो
चार्ट के लिए आप बोल सकते हैं कि पेरेटो एनालिसिस करना है हमें इस डाटा का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन सारों को, ये जो सारी आइटम्स हमें दे रखी हैं, इन सारों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, 110, 70, 60 उस तरीके से ये नाम सारे अरेंज कर लिए। उसके बाद परसेंटेज निकालनी है हमें इसकी। यहाँ पे हमने टोटल कर लिया इन सभी चीज़ों, इन सभी आइटम्स का टोटल कर लिया, इन सभी का टोटल 300 आया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल 110/300 हमारे पास आया 36.67%। ऐसे ऐसे करके हमने सभी की परसेंटेजेस निकाल ली। फिर हमने लिखा क्यूमुलेटिव टोटल, क्यूमुलेटिव परसेंटेज का टोटल, जो परसेंटेज है उसका क्यूमुलेटिव टोटल। पहले 360.67 का सेम आ गया, उसके बाद 360.67 प्लस 23.33 इज इक्वल टू 60। फिर इन तीनों का सम 3623 एंड 20 का 80। उसके बाद ऐसे ऐसे करके हमने क्यूमुलेटिव टोटल लिख लिया। ठीक है, इसके एनालिसिस में हमने बोला कि ये होता है पेरेटो एनालिसिस में कि जो 80% की हमारी आइटम्स हैं हम उन पर ज़्यादा फोकस करें और बाकियों पे कम फोकस करें, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 80% की जो डिसीजन मेकिंग है वो हम अपने हैंड्स में रखें और जो बाकी की है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र कर दें। तो उसी तरीके से इन्होंने बोला द कंपनी शुड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग स्क्रैचेस ऑन सरफेस, रफ एजेस ऑफ लेंसेज एंड ग्राइंडिंग ऑफ लेंसेज। ये तीनों ही क्यों बोले इन्होंने, बिकॉज ये तीनों का मिला के 80% होता है, ये 80% हो गया। ठीक है, तो ये 80% चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और इनको थोड़ा लोअर लेवल मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र कर दीजिए। lenses related defects which constitute 80% portion according to Pareto theory। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, जैसे एक प्रोडक्ट है तो वो 4 स्टेजेस में होता है वो प्रोडक्ट। पहले वो इंट्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में हमें दे ही रखे हैं पॉइंट। तो पहले उसकी इंट्रोडक्शन में आएगा, फिर ग्रोथ होगी उसकी, मतलब ग्रोथ फेज में एंटर करेगा, फिर वो मैच्योरिटी में आएगा और फिर वो डिक्लाइन में आएगा। ठीक है, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट्स आर एज फॉलोज। द प्रोडक्ट्स हैव finite lives and pass through the cycle of development, introduction, growth, maturity, decline and deletion at varying speeds। यहाँ पे इन्होंने ये 6 पॉइंट्स बोल दिए, पहले डेवलपमेंट, फिर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड डिलीशन एट वेरिंग स्पीड्स। मतलब ये 6 स्टेप्स 6 फेजेज इन्होंने बोल दिए, बट मेनली हम ये 4 फेजेज ही लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पैटर्न्स टेंड टू फॉलो प्रिडिक्टेबल कोर्सेज थ्रू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो ये हमारे फेजेस हैं इनमें प्रिडिक्टेबल कोर्स होता है, जो प्राइस के पैटर्न है या फिर जो रेवेन्यू का पैटर्न है, प्रॉफिट का पैटर्न है, वो प्रिडिक्टेबल होता है, हमें थोड़ा बहुत पता होता है उसके बारे में। प्रॉफिट्स फर्स्ट अपीयर्स ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज। ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं वो ग्रोथ स्टेज में आने स्टार्ट होते हैं आफ्टर स्टेबलाइजिंग ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज, और मैच्योरिटी स्टेज में वो स्टेबलाइज हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, एंड डिक्लाइन देयर आफ्टर टू पॉइंट ऑफ डिलीशन, और डिलीशन तक जाते जाते वो प्रॉफिट डिक्लाइन होता जाता है। ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट वेरीज एज प्रोडक्ट्स मूव थ्रू देयर लाइफ साइकिल्स। जैसे जैसे प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल में मूव करता है वैसे वैसे प्रॉफिट पर यूनिट वेरी करता है। ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पोजेज डिफरेंट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट गिव राइज टू डिफरेंट स्ट्रेटेजिक एक्शंस। हर स्टेज जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की है उसमें डिफरेंट थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज होती हैं। प्रोडक्ट्स रिक्वायर डिफरेंट फंक्शनल एम्फेसिस इन ईच स्टेज such as an R&D emphasis in the development stage and a cost control emphasis in decline stage। हर फेजेस में हमें अलग तरह की स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती हैं, अलग तरह के एम्फेसिस देने पड़ते हैं। जैसे जो हमारी डेवलपमेंट फेज़ है उसमें हमें R&D पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, और जो हमारी डिक्लाइन स्टेज है उसमें हमें कोस्ट को कंट्रोल करने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। फाइंडिंग न्यू यूजेस और न्यू यूजर्स और गेटिंग द प्रेजेंट यूजर्स टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन में एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम न्यू यूजर्स ढूंढें या फिर न्यू यूजेस ढूंढें अपने प्रोडक्ट के, तो इससे हम अपने प्रोडक्ट की लाइफ को बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था।
अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वींसटाउन वुड कंपनी began 20 years ago as a small family-run business supplying custom-made school furniture. Now KWC has grown into a thriving hub of experts specializing in either custom-made, locally sourced or quality imported commercial-grade furniture. The newly appointed CFO is concerned about the trends in dropping sales volume, increasing cost and hence falling profits over the last 3 years. He observed that the reason of these trends is increased cut-through competition that has emerged over the last 3 years. For many years, KWC has been known for high quality, but now this quality is being matched by the competitors. तो इसमें इन्होंने बोला कि जो KWC है ये 20 साल पहले स्टार्ट हुई थी, कंपनी फैमिली रन बिजनेस था, बट बाद में इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, इनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये फर्नीचर बनाते थे, मेनली ये स्कूल फर्नीचर बनाते हैं, बट अभी ये काफ़ी अलग तरह के भी बनाने लग गए हैं और ये काफ़ी क्वालिटी में अच्छे थे। ठीक है, उसके बाद जो इनके कॉम्पिटिटर्स आए अभी, वो कॉम्पिटिटर्स ने भी इनकी क्वालिटी को मैच कर लिया, और जो इनका CFO है वो इस बात से चिंतित है कि इनके सेल्स वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं और कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे इनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, KWC's share of market is declining due to equivalent products being sold by the competitors at low prices. KWC का मार्केट शेयर गिरने का मेनली कारण क्या है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सेम प्रोडक्ट, मतलब सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं। It is considered that to offer such low prices, the furniture's production cost of the competitors must be lower than KWC. तो ये चीज़ आप कंसीडर करके चलिए कि ये KWC का कोई एनालिस्ट वगैरह बता रहा है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो हमें बता रहा है कि आप ये चीज़ कंसीडर करके चलिए कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कॉम्पिटिटर्स कम प्राइस पे फर्नीचर प्रोवाइड करने में इसीलिए वो इसके काबिल हो पाए हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम है उनकी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से लॉस डाल कर प्रोडक्ट कम प्राइस पे बेच रहे हैं, वो कम प्राइस पे इस कारण से बेच पा रहे हैं बिकॉज उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो KWC के कंपैरिजन में काफ़ी कम आ रही है। ठीक है, रिक्वायर्ड एडवाइस हाउ KWC कैन इम्प्रूव इट्स सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स यूजिंग वैल्यू एनालिसिस एंड फंक्शनल एनालिसिस। अभी हमें वैल्यू एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस करना है KWC का। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो वैल्यू एनालिसिस है वो कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जैसे उसकी हमें कॉस्ट कम करनी है, तो हम उस प्रोडक्ट की जो भी प्रोसेसेस हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने में जो भी प्रोसेसेस लगती हैं उन सभी का एनालाइज करते हैं, उनको देखते हैं कि उनमें कोई ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी कॉस्ट कम कर सकती हैं। मतलब कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कस्टमर को वैल्यू ऐड नहीं करके दे रही, बट उनमें हमारी कॉस्ट लग रही है, तो हम उन जैसी जो वैल्यू जो प्रोसेसेस हैं उनको हटा दें ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। बट इसमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी क्वालिटी नहीं कम होनी चाहिए, कॉस्ट के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो फंक्शनल एनालिसिस है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो न्यू प्रोडक्ट, अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कम करने के लिए या फिर उसकी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए हम फंक्शनल एनालिसिस यूज़ करते हैं। मतलब वैल्यू एनालिसिस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए, फंक्शनल एनालिसिस न्यू प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। वैल्यू एनालिसिस इज viewed as a reduction in cost and problem solving technique. Such technique analyzes an existing product to identify and cut back or eliminate any cost which do not give any contribution to performance or value. It is a planned scientific approach to cost reduction which reviews the material composition of a product and production design so that modifications and improvements can be made which do not reduce the value of the product to the customer or the user. That is, quality for the purpose should not be compromised. हम प्रोसेसेस देखेंगे जो वैल्यू ऐड नहीं करके दे रही, उनको मॉडिफाई करके या फिर उनको हटा देंगे ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, बट इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमारी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, functional analysis is applied to design of new products and breaks the product down into functional parts. For example,
ए न्यू चेयर मे हैव मूवेबल फीचर. The value that the customer places on each feature is considered and added to give a target cost. Thus, functional analysis aims to increase profits by reducing cost through elimination of unnecessary features and or by adding cost-effective new features that are so attractive to customers that the product becomes more lucrative. मतलब फंक्शनल एनालिसिस में हम न्यू प्रोडक्ट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट की जो प्रोसेसेस हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे. जो भी मतलब फीचर्स हैं जिनको कस्टमर भी वैल्यू दे रहा है उसको हम अपनी टारगेट कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे. ठीक है, उन्हीं फीचर्स को हम अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे. The result of the above analysis is to improve the value of the furniture while maintaining cost and or cut back the cost of the furniture without compromising with the value. मतलब ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट कम कर रहे हैं इन टेक्निक से, बट हम जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को वैल्यू दे रहा है या फिर जो उसकी आप बोल सकते हैं कि जो हमने ऊपर बोला कि क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए, जो उसकी क्वालिटी है वो हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द सिनेरियो दैट KWC नीड्स टू कट बैक इट्स सेलिंग प्राइस टू कम्पीट इन द मार्केट. ये तो हमें क्लियर है ही क्वेश्चन से, केस स्टडी से, कि अगर KWC मार्केट में सर्वाइव करना चाहता है या फिर ग्रोथ करना चाहता है तो उसको अपनी कॉस्ट को कम करना ही पड़ेगा, अपने सेलिंग प्राइजेस को कम करना ही पड़ेगा. और सेलिंग प्राइजेस वो कैसे कम कर सकते हैं? अपनी कॉस्ट को कम करके. दिस सेलिंग प्राइस रिडक्शन कैन ओनली बी पॉसिबल बाय रिडक्शन इन द KWC यूनिट कॉस्ट. हाउएवर सच रिडक्शन मस्ट नॉट बी अकम्प्लिश्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्वालिटी. Both value analysis and functional cost analysis may be used for KWC. However, value analysis is likely to be a more useful technique because office tables and chairs are such items which are demanded more on the basis of their use value rather than their esteem value. ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है. ये बोल रहे हैं कि वैसे तो वैल्यू एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस आप दोनों करिए, बट KWC के सिनेरियो में जो वैल्यू एनालिसिस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा कारगर हमें यहाँ पे होगा. ठीक है. However, value analysis is likely to be more useful technique because office tables, because क्वेश्चन में बताया था कि जो वो बोल रहे थे कि क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाई दूँ एक बार, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये स्कूल के लिए फर्नीचर बना रही है, तो वहीं से इन्होंने आइडिया लिया कि ये ऑफिस टेबल्स वगैरह, जैसे स्कूल के लिए भी लिख सकते थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है. मेनली ये ऑफिस टेबल्स या फिर स्कूल के लिए टेबल चेयर्स वगैरह बना रही है, तो उसमें ये जो वैल्यू एनालिसिस है वो ज़्यादा काम करेगा. क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ये ऐसी आइटम्स हैं जिनकी डिमांड उनकी यूज़ वैल्यू के कारण होती है, ना कि उनकी स्टीम वैल्यू के कारण. स्टीम वैल्यू का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का, हम एप्पल के मोबाइल की बात करें तो एप्पल के मोबाइल की इतनी यूज़ वैल्यू नहीं है जितनी कि उसकी स्टीम वैल्यू है. मतलब उसके यूजेज इतने नहीं है, उसमें फंक्शंस तो चाहे कम ही हो दूसरे प्रोडक्ट से, बट उसकी स्टीम वैल्यू मतलब रेपुटेशन उससे हमें ज़्यादा होती है. ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे. इसके साथ ही हमारा टेस्ट 2 कंप्लीट हो गया. ठीक है.